चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे बेटा आप लोग। बेटा ऑडिएबल है ना, सब कुछ अच्छे से विजिबल एंड ऑडिएबल है। बेटा प्लीज रिप्लाई कीजिए, आपको सब अच्छे से ऑडिएबल एंड विजिबल है क्या, नहीं है। यस सर। गुड। तो कैसे हैं आप लोग सब, आज से नया बैच आपका स्टार्ट। तो आर यू रेडी फॉर दिस। गुड। तो बेटा एक चीज तो ये कि पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है रिप्लाई करते रहें, और अगर आप माइक ऑन करके रिप्लाई करेंगे तो और भी बेटर रहेगा, तो थोड़ा सा हमारा इंटरेक्शन अच्छा होता रहेगा, ठीक है ना। और इंटरेक्शन बेटर होगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इजीली, क्लियरली, ठीक है। एक चीज तो ये, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली रहें, ठीक है ना। ऐसे नहीं है ना कि सुनना है, वरना ऐसे तो लगेगा पिक्चर चल रही है और हम जो है यहाँ पर बोल रहे हैं और लिख रहे हैं और आप सुन रहे हो खाली, तो ऐसा नहीं करना। फाइनल की लॉ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंटर की लॉ नहीं है। इंटर की लॉ बहुत आसान होती है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं मिलते। आसान इन द सेंस, वैसे तो वो भी डिफिकल्ट है, बट क्वेश्चंस उस लेवल के नहीं आते। फाइनल में क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लेवल के आते हैं। पहले मैं कोशिश करूंगा कि शुरू के 10 मिनट में आपके उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएं जो आपके मन में ऑलरेडी होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को पढ़ाया कैसे जाएगा, यानी हमारे को स्टडी मटेरियल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कौन सा स्टडी मटेरियल है। तो वो सारे सवाल जो इस तरह के आपके मन में चल रहे होंगे, पहले तो अपन उन सब के जवाब ले लेते हैं अच्छे से। देखो, कॉर्पोरेट लॉ है फाइनल की, एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। इंटर में जो लेवल रहा क्वेश्चंस का, उससे आप ये मान के चले 300% ज्यादा लेवल होता है। यानी 300% इन द सेंस, अगर अभी इंटर में 100% लेवल था तो यहाँ 300%, इन शॉर्ट 3 टाइम्स टफ लेवल आपको यहाँ मिलने वाला है। यानी यहाँ पे जो पेपर आएगा वो 100% केस स्टडी बेस्ड होता है। ऐसा शायद ही कोई अटेम्प्ट जाता है जहां पे सिंपल क्वेश्चन आता हो, और अगर आ भी गया तो उसका कोई बहुत ज्यादा वेटेज नहीं होता। तो 70 to 100% जो आपका पेपर आएगा वो होगा केस स्टडी बेस्ड। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो भी प्रोविजंस हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस भी तरह के प्रोविजंस पढ़ेंगे उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है ना। यानी मैं तो आपको बताऊंगा ही कि इसमें कैसा क्वेश्चन बनेगा, क्या आएगा, प्रोविजन क्या है, लेकिन आपको थोड़ा सा और ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग हमसे और ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सकें, राइट। सो यू मस्ट हैव क्वेश्चनिंग माइंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, आपका यहाँ पे जो लॉ का लेवल है वो टफ है। वहां पर हम जब इंटर में पढ़ा करते थे लॉ, तो बड़ा इजी वे में पढ़ते थे। इजी वे में इन द सेंस कि हम लोग प्रोविजंस को बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाके पढ़ते, क्योंकि उतना रिक्वायर्ड ही नहीं होता। बट फाइनल में जब आप प्रोविजंस पढ़ते हैं तो भाई साहब इसमें बड़ा डीप लेवल जाना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो उसी लेवल पर बनते हैं। किस सेक्शन के कितने इंटरप्रिटेशंस निकल रहे हैं, क्या उसका मीनिंग होगा, तो बड़ा डीप में जाना पड़ेगा। तो यहां फाइनल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, पढ़ने का तरीका कुछ नहीं बदलेगा। जैसा आप फाउंडेशन में पढ़ते थे, इंटर में पढ़ते थे, पढ़ने का तरीका वही रहेगा, लेकिन अटेंटिव होना पड़ेगा, राइट। एक अब सवाल आता है, हमको क्वेश्चंस किस तरह के वहां पर पूछे जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि केस स्टडी पूछा जाएगा, लेकिन किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में से या टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन बनेगा, वो तो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने के बाद ही बता पाऊंगा, अभी नहीं। यानी जब तक आप टॉपिक ही नहीं पढ़ेंगे तो आई वोंट बी एबल टू टेल यू कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां बनेगा केस स्टडी। अच्छा, स्टडी मटेरियल देखिए, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, अवेलेबल है, बहुत अच्छा मॉड्यूल है, लेकिन बहुत डीप में है, बहुत ज्यादा कंटेंट है, बहुत ही ज्यादा कंटेंट है। इतना कंटेंट ऐसा हम लोगों को रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने तो पूरा एक्ट एज इट इज उठा के डाल दिया। अब चूंकि पूरा एक्ट एज इट इज डाल दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखिए इतना तो हम लोगों को नहीं पढ़ना, क्योंकि एक्ट को तो एज इट इज रिप्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उतना रिक्वायर्ड भी नहीं है जितना कि इंस्टीट्यूट ने दिया है। तो हम आपको आपकी सहूलियत के लिए एक आसान काम करके देते हैं। आसान काम करके ये देते हैं कि हम आपको अपने खुद के नोट्स अवेलेबल कराएंगे, और इन नोट्स में 3 चीजें हैं, 3 खास बात है। एक तो आप देखेंगे तो शुरू में ही सेक्शंस का एक पूरा ब्रीफ करा हुआ है, इससे आपको सेक्शन का नंबर और नाम याद करने में आसानी रहेगी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्शन का नाम और नंबर याद होने में, याद करना बहुत जरूरी है फाइनल के अंदर। तो देखिए, आपको शुरू में ही सारी सेक्शंस का चैप्टर वाइज है, ये जैसे चैप्टर डायरेक्टर्स है, इसमें शुरू में ही
आपको जो है सेक्शंस मिल जाएंगी सारी। तो कभी भी आपको एकदम से क्विक रिव्यू करना हो, इसको उठा लो, सेक्शन का नंबर है, सेक्शन का नाम है, उसके बाद में प्रोविजंस है, और ये प्रोविजन सेक्शन वाइज हैं सारे के सारे, राइट। जैसे देखो लाइन से, इसमें जहां पे भी आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है, ये हाईलाइटेड वो पोर्शन है जो रिसेंटली अमेंड हुआ है। रिसेंटली मतलब पिछले 3 या हम लोग बेसिकली 2 सालों के जो अमेंडमेंट्स हैं उनको हाईलाइट करके रखते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि आपको अमेंडमेंट्स अलग से पता चलते रहें। सो एज यू कैन सी दैट वी हैव हाईलाइटेड ऑल दोस प्रोविजंस व्हिच हैज बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, राइट। ये आपको दिख रहा होगा। अब कौन सा पिंक कलर में क्यों है, ग्रीन कलर में कोई क्यों है, या कोई ग्रे कलर में क्यों है, दैट वी विल लेट यू नो व्हेन वी विल स्टडी द टॉपिक। तब हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, कि क्या कौन से कलर का मतलब होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और तीसरी चीज, ये तो 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन आंसर। हर चैप्टर के एंड में आपको क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे, चैप्टर के साथ भी हैं। देखें तो ये देखें, हर सेक्शन के साथ में क्वेश्चन आंसर डाले हुए हैं, हर सेक्शन के साथ। जहां पे हमें लगता है कि पूरे चैप्टर के एंड में एक साथ क्वेश्चंस होने चाहिए, वहां चैप्टर के एंड में होते हैं। लेकिन जहां पर आपको हमें लगता है कि नहीं, यहां पे सेक्शन के साथ क्वेश्चंस होने चाहिए, वहां हम सेक्शन के साथ ही क्वेश्चंस डाल देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, देखें ये सारे दिख रहे हैं आपको क्वेश्चंस। ट्रस्ट मी, आज तक पिछले 7 सालों में हमारे इंस्टीट्यूट का एक भी पेपर ऐसा नहीं गया है जो इन क्वेश्चंस के बाहर आया हो, एक सिंगल पेपर भी। आप जब अपने स्कैनर करेंगे ना, अच्छा ये बात आपको मेरे कहने से नहीं माननी है, आपको ऐसे नहीं मानना है कि मैंने कह दिया और मान लिया। मेरी तो किसी भी बात पे विश्वास नहीं करना है, क्रॉस चेक करना ही है। आप जब इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे और इसमें जो जो भी अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आप सारे करते जाएंगे, है ना। मैंने सेक्शन पढ़ा दिया, आपको उसका जो क्वेश्चन है वो कर लेना है। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद में पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस को ढूंढना। मैं तो आपको पिछले 7 सालों 5 सालों की बात कर रहा हूं, आप 10 सालों का ढूंढ लेना आराम से। लास्ट 10 इयर्स मतलब 20 अटेम्प्ट्स का पेपर ढूंढ लेना। एक भी क्वेश्चन अगर उन 20 पेपर्स में से आपको इसके बाहर मिल जाए तो अगर किसी ने ये नोट्स पढ़ लिए ना, तो 100% पेपर इज विद इन योर हैंड्स, पॉइंट नंबर 1। एंड यू विल बी एबल टू अटेंड 100 मार्क्स पेपर, राइट, इजीली। 70-80 नंबर लाना कोई मुश्किल काम नहीं होता लॉ के अंदर। हाँ, थोड़ा डेडिकेशन और थोड़ा सा अटेंटिवनेस आपको चाहिए रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंटिवनेस चाहिए, ठीक है ना। ये नोट्स हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आपके पास में हार्ड कॉपी के पास में अवेलेबल रहेंगे, यहां से आपको भेज दिया जाएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जैसे ही आपकी जो भी इनिशियल डिपॉजिट ऑफ फीस होता है वो जैसे ही आप दे देंगे, जमा करा देंगे, उसके बाद में स्टडी मटेरियल आपको या तो हम सेंड कर देंगे या आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो ये स्टडी मटेरियल पूरा हार्ड सारे चैप्टर्स का, लाइक ऑल चैप्टर्स ऑफ कॉर्पोरेट लॉ एंड अलाइड लॉ, वो हम आपको पहले ही अवेलेबल करा देंगे, जिससे कि नोट्स पढ़ते समय हम लोगों के पास में ये हार्ड कॉपी में रहे, ठीक है। इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, सॉरी, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई भी चीज आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, ये मोर देन इनफ है। हाँ, आप अपने लेवल पे पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डाउट्स पूछेंगे हम बता देंगे, बट देर इज नो नीड एज सच फॉर दैट मटेरियल, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज वापस लेके चलते हैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पर। आपको हम लोग वहां पर हम आपको क्यों लेके जा रहे हैं, वहां पर हम आपको इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज आपके सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने कर दिया है। और ये जो थोड़ा सा चेंज है, दैट वी वांट टू लेट यू नो कि वो चेंज क्या है, कौन सा चेंज है जो आपके सिलेबस में किया गया है। देखें, एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं इस फाइल को डाउनलोड करके, क्योंकि मुझे कुछ लिखना पड़ेगा इसके ऊपर। सो लेट मी ओपन द फाइल, जस्ट अ मिनट। एक मिनट बेटा बस।
हाँ जी, आओ बेटा। अच्छा, इंस्टीट्यूट का जो नया वाला मॉड्यूल प्रिंट होकर आ रहा है ना, बड़ा अट्रैक्टिव है, उसका कवर ववर पेज अंदर बड़ा अट्रैक्टिव मॉड्यूल प्रिंट करा है इंस्टीट्यूट ने इस बार। देखो, ये आपका जो है क्लासिफिकेशन है। दो तरह के लॉज आपको पढ़ने हैं। जैसे आप लोग इंटर में पढ़ा करते थे, इंटर में जब आपने लॉ पढ़ा होगा तो इंटर में भी आपने दो तरह के लॉ पढ़े होंगे। एक तो आपने पढ़ा होगा कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है ना, एक तो आपको पढ़ा होगा कॉर्पोरेट लॉ। क्या हो रहा है इसमें? बेटा रुको एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, इस पे कुछ काम नहीं कर रहा। बस बेटा एक बार फाइल इंसर्ट हो जाए फिर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारा कंटेंट इंस्टीट्यूट ने थो अमेंड कर दिया है, ऑल्टर कर दिया है सिलेबस को, ठीक है ना। कंटेंट तो खैर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता क्योंकि एक्ट है, तो एक्ट में तो कुछ ज्यादा चेंज हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, चीजें बहुत सारी इंट्रोड्यूस कर दी इंस्टीट्यूट ने, नया ऑल्टर कर दिया है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा हम लोगों को कि क्या क्या नया आया है और क्या क्या कंटेंट जो है अमेंड किया गया है। बट जब तक ये इंसर्ट हो रहा है तब तक मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। दो तरह के लॉ हम लोगों को पढ़ने होते हैं बेटा, एक होता है कॉर्पोरेट लॉ और एक होता है अलाइड लॉ, ठीक है ना। अलाइड लॉ का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट लॉ का तो मतलब है कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट को कॉर्पोरेट लॉ बोला जाता है। अब कंपनीज एक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चा फाउंडेशन से पढ़ता हुआ आता है, ठीक है ना। आपने देखेगा फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा, इंटर में भी पढ़ा, ठीक है। सुनिएगा जरा ध्यान से, ये देखिए ये आपका सिलेबस है और अब इसमें हम आराम से लिख भी सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट, इसी को बेटा कॉर्पोरेट लॉ बोला जाता है टेक्निकली, तो इट इज कॉर्पोरेट लॉ, टेक्निकली इसी का नाम कॉर्पोरेट लॉ है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा चेंज कर दिया और अब ये टेक्निकल मिस्टेक है या बनाने वालों ने शायद ध्यान नहीं दिया, इसलिए ऐसी गलती हो गई। इसको बोला जाता है कॉर्पोरेट लॉ, एक्चुअल में दिस इज कॉर्पोरेट लॉ। अभी इंस्टीट्यूट ने क्या करा, इस सेक्शन ए को बना दिया कॉर्पोरेट लॉ, जिसके अंदर दो चैप्टर्स और डाल दिए गए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ फॉर द सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, राइट। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटा ये कोई लॉ नहीं है, देयर इज नो एक्ट और देयर इज नो लॉ, राइट। इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजंस बोला जाता है, ठीक है ना, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस के नाम से हम इसको बोलते हैं। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस है, ठीक है, ये आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये कोई एक्ट नहीं है। लॉ पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें ये वाला पोर्शन एक्ट नहीं है, ये दोनों एक्ट है, कंपनीज एक्ट और बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। ये आपको दोनों पढ़ने, 40 नंबर का ये है, 10 नंबर का ये, 10 नंबर का ये। आपको मुझे इस पर कमांड कराना है 50 नंबर पे, किसी भी हालत में 50 में से 40 नंबर लाने ही लाने हैं अपने को, वो मैं आपको दिलवा दूंगा, वो मेरी गारंटी। वो कैसे आएंगे वो मैं गारंटी है। अब सवाल आता है बड़ा कि कंपनीज एक्ट तो हम लोगों ने फाउंडेशन में भी पढ़ा, कंपनीज एक्ट हम लोगों ने इंटर में भी पढ़ा, अब क्या नया पढ़ने वाले हैं? कंपनीज एक्ट दोबारा से कहां आ गया? पहली बात तो ये कंपनीज एक्ट बेटा बहुत बड़ा है, सेक्शन 1 से लेकर और सेक्शन 470 तक है, ये बात तो आपको इंटर में बताई ही दी गई होगी। अब इसका डिवीजन कैसे किया जाता है? जो फाउंडेशन है वहां पे इस बात को नहीं स्ट्रेस दिया जाता कि आपको सेक्शन वाइज पढ़ाया जाए, देयर इज लाइक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, सिंपल इंट्रोडक्शन। इंटर के अंदर थोड़ा सा सेक्शन वाइज चलते हैं और वहां पे सेक्शन 1 से लेके और 148 तक के प्रोविजंस आप लोगों ने पढ़े, ठीक है। सेक्शन 1 टू 148, 148 अगर आपको याद हो तो कॉस्ट ऑडिट का था, लास्ट में आपने जो ऑडिट आपका एक सब्जेक्ट रहा होगा उसमें भी आपने पढ़ा होगा। अब आती है फाइनल की बात।
तो बेटा फाइनल में इन लोगों ने दो डिवीजन करा, एक है 1 to 148, ये तो लेकिन हम लोगों ने इंटर में पढ़ लिया, इसका इन लोगों ने सिर्फ एक ओवरव्यू देकर छोड़ दिया। ओवरव्यू इन द सेंस थोड़ा सा आपको समझा दिया कि आपने इंटर में रिकॉल कराना जिसे बोलते हैं, पर मेनली आपको पढ़ना है 149 to 470। ये सारी सेक्शंस आपको बेटा यहां फाइनल में पढ़नी है। नहीं सारी नहीं पढ़नी है, आउट ऑफ इट सेलेक्टेड सेक्शंस। अब सेलेक्टेड क्यों पढ़ा रहे हो भाई? फाइनल के बाद तो हम लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना, फाइनल के बाद तो हमारा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा, हम सीएमए बन जाएंगे। कुछ सेक्शंस बेटा ऐसी हैं जो कि कोई भी व्यक्ति जब तक प्रैक्टिस नहीं करता, जॉब में नहीं जाता, तब तक उसके लिए रेलेवेंट नहीं होती, उसे पढ़ाया नहीं जा सकता। तो एकेडमिकली हम लोग जब बात करते हैं तो आपको पढ़नी तो 149 to 470 थी, यानी ये जो जितनी भी लगभग 300 सेक्शंस हैं ये आपको सारी पढ़नी थी। 300 सेक्शंस जो आपको पढ़नी है 320 के अराउंड। लेकिन इंस्टीट्यूट ने एक अच्छा काम करा, 320 में से बहुत सारी सेक्शंस को हटा दिया, ये बोलकर कि इसको आप जब प्रैक्टिकली कभी जॉब में जाएंगे या प्रैक्टिस करेंगे तब काम में आएगा। अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए था। एकेडमिकली हमारे लिए जो काम की सेक्शंस है वो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। अब ये जो पूरा का पूरा है ना बेटा, इसका एक पूरा मॉड्यूल दूंगा मैं आपको, यानी इतना मोटा एक मॉड्यूल है कॉर्पोरेट लॉ का। इंटर नहीं है बेटा, इंटर नहीं है, लाइटली मत लेना, क्योंकि इंटर में क्या होता है ना, बच्चे को कॉस्टिंग अकाउंट्स एफएम टैक्स के बाहर आता ही नहीं है। लॉ ऑडिट वो उसको ऐसा लगता है ये तो मैं निपटा दूंगा, वो निपटा भी देता है और सीएमए इंटर क्लियर कर भी देता है। लेकिन ये गलती फाइनल में मत कर देना, वरना 2 अटेम्प्ट का टैग लग जाएगा यहां पर, और जब कैंपस में जाओगे ना तो हमेशा आप जो ना 2 अटेम्प्टर ही कहलाओगे, सिंगल अटेम्प्टर नहीं कहलाओगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये गलती नहीं करना। सर 1 to 148 के सेक्शंस इतने रेलेवेंट नहीं है ना फाइनल में। बेटा एक मिनट रुको, मैं सब बता दूंगा, आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, है ना। फिर देन आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क मी द क्वेश्चंस, राइट। तो जस्ट वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स। तो 149 to 470 सेलेक्ट। मुझे नहीं पता आप लोगों ने इंटर में लॉ कैसे पढ़ा, कितना पढ़ा, पढ़ा नहीं पढ़ा, अच्छा पढ़ा बुरा पढ़ा, मुझे नहीं पता, लेकिन फाइनल का लॉ बिल्कुल डिफरेंट। और ये बात आपको अगले 4 दिन के जो लेक्चर्स होंगे उनमें समझ में आ जाएगी। अगले 4 दिन के जो लेक्चर्स होंगे ना, 4 लेक्चर्स, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंटर और फाइनल के लेवल में कितना डिफरेंस होता है और इंटर और फाइनल के लेवल को हमें कैसे समझना होता है। ये आपको 4 दिन लगेंगे समझने में, लेकिन आ जाएगा। तो 149 to 470 ये पढ़ना है, और आप देख ही रहे हैं इसका 40 मार्क्स का वेटेज है। इतना वेटेज पूरे लॉ में किसी भी चैप्टर का नहीं। ठीक, अब आता है ये जो 1 to 148 ओवरव्यू। यस, इसके लिए आपके इंस्टीट्यूट ने एक चैप्टर 1 दे दिया सीएमए फाइनल में, और उतने में ही ओवरव्यू डाल दिया। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंटर में अगर आपने लॉ पढ़ी हुई है तो वही मैं आपको यहां ज्यादा पढ़ाऊंगा भी नहीं इसके बारे में, क्योंकि मुझे आपको ये तैयार कराना है, क्योंकि आपका 40 में से 35 नंबर का जो पेपर है वो इसमें से आएगा। यही लिख देता हूं, 40 में से 35 मार्क्स का जो पेपर है वो यहां से आने वाला है। 5 नंबर का ये, और ये भी आ गया तो 5 नंबर का भी आ गया तो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मेनी टाइम इट हैपेंस दैट द एंटायर कॉर्पोरेट लॉ पेपर इज आउट ऑफ दिस 149 to 470, यानी पूरा 40 नंबर का जो पेपर है 149 to 470 में से ही आ रहा है। ऐसा भी कई बार हुआ है, इसीलिए ये वेटेज तो ना के बराबर है। पर हाँ, इंटर में पढ़ा हुआ है आपने, आप देख ही रहे हैं यहां पर इसका सिर्फ ओवरव्यू है और एक सिंगल चैप्टर डाला हुआ है खाली, पूरा एक मतलब कहां तो पूरी कॉर्पोरेट लॉ और कहां पर एक सिंपल चैप्टर। तो उनका पर्पस भी सिर्फ इतना सा था कि आपको सिर्फ क्या हो जाए, ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है ना, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा, और ये हमें पढ़ना है सबसे पहले। उसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड, इसी सीक्वेंस में चलेंगे। इस इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड 10 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। किसी भी हाल में इस 50 नंबर में से आपको 40 नंबर दिलवाना ही मेरा टारगेट है। यानी आपको ये 2 पढ़ के 40 नंबर आ गए, अपने को 70 नंबर लाने, 30 नंबर के लिए नीचे है। ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल, सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, सबसे लास्ट में। प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक, बचपन में 12th क्लास में 11th क्लास में मैनेजमेंट पढ़ा होगा आप लोगों ने, फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट पढ़ते समय आपको नींद आती थी ना भयंकर वाली। पूरे 11-12 में सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा हुआ करता था? कॉर्पोरेट गवर्नेंस हुआ करता था, है ना। बस ये वही, वो सॉरी मैनेजमेंट हुआ करता था, ये वही है, बस आप ये समझ लो ये वही है।
जो मैनेजमेंट पढ़ा ना आप लोगों ने, सेम बिल्कुल वही है, राइट। अब आ जाते हैं कॉर्पोरेट, जिसको इन्होंने इकोनॉमिक लॉ बोला, वो ही अलाइड लॉ है बेटा। एक ही बात होती है, आप इकोनॉमिक लॉज बोलो, अलाइड लॉज बोलो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों का नाम सेम ही है। अलाइड लॉ का मतलब क्या होता है? अलाइड लॉ का मतलब होता है वो लॉ जो कि सपोर्टिंग लॉ होते हैं, यानी मेन लॉ नहीं है। आज किसी कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो जितना वेटेज कंपनीज एक्ट का है उतना बाकियों का नहीं है। दूसरी बात, कंपनीज एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि हर कंपनी पे लगी गई, लेकिन ये नीचे जो आप लॉ पढ़ रहे हैं ये हर कंपनी पे नहीं लगता। फॉर एग्जांपल सेबी रेगुलेशंस है, इस सेबी रेगुलेशंस में आपको दो एक्ट पढ़ने हैं। दो एक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं भाई हम लोगों को? दो एक्ट पढ़ने हैं, एक सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 और एक पढ़ना है सेबी एक्ट 1992। दो एक्ट पढ़ने हैं, छोटे छोटे से एक्ट है। कंपटीशन एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। पेमा मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। पेमा किस पे लगता है? अगर आपकी कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करती है या फॉरेन करेंसी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है तो उस केस में आपके ऊपर, ठीक है ना, उस केस में आपके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एप्लीकेबल होगा। लॉ रिलेटिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन, देखो इसमें एक तो पढ़ना है आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना, एक पढ़ना है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और एक पढ़ना है आरबीआई एक्ट। बहुत ज्यादा काम मैं जिस पे लिख रहा हूं ना मोस्ट, बस वही पढ़ना, 70 नंबर में उसमें से दिलवा दूंगा आपको, ये मेरी गारंटी है। इंश्योरेंस एक्ट, इसमें क्या पढ़ना है? एक इंश्योरेंस एक्ट 1938 और एक आईआरडीए एक्ट, ठीक है, आईआरडीए एक्ट 1999, ठीक है। मतलब लिखा हुआ है लॉ रिलेशन टू लॉ एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू बैंकिंग, पढ़ने दो लॉ है यहां से। आप तो आप ऐसे काउंट मत करना 11 ही है, 11 नहीं है। सेबी वाले में देखो 2 है, इंश्योरेंस वाले में 2 है, बैंकिंग वाले में 2 है, तो 6 तो यही हो गए। हाँ, ये सिंगल एक्ट है। उसके बाद में ये नया पोर्शन जुड़ा है बेटा आपके, ये दोनों, ठीक है ना। लॉ रिलेटिंग टू द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें भी 2 पढ़ने हैं। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं इसको, पोमला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और एक पढ़ना है सरफाइजी, बहुत ही बड़ा नाम है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। बेटा ये एक्ट का नाम है, ठीक है, ये एक्ट का नाम है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तो पोमला और सरफाइजी 2 हो गए। ये 2 पोर्शन है जो एकदम नए जुड़े हैं आपके सिलेबस में, पुराने सिलेबस में नहीं थे। पहला, स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू द एमएसएमई, ठीक है, मीडियम स्केल जो एंटरप्राइजेस होते हैं उनके लिए। लॉज एंड रिलेशंस, लॉ एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। ये 2 लॉ हैं जो न्यूली इंसर्टेड है। अब चूंकि न्यूली इंसर्टेड है और 10 नंबर का वेटेज भी है, तो बेटा ये तो अपने आप में वैसे ही वेरी इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि नए जुड़े हुए ना, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर इंटायर सिलेबस, राइट। अब कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा, कहां से पढ़ना है मैं बताऊंगा, कैसे तैयारी करनी है मैं बताऊंगा, मेरिट कैसे लानी है वो भी मैं बताऊंगा। और लॉ के लिए, सिर्फ लॉ के लिए, नॉट फॉर एंटायर सिलेबस, नॉट एंटायर सीएमए फाइनल, वो तो टीचर वाइज आपको पता चलता जाएगा। लॉ में 70 नंबर 80 नंबर कैसे लाने हैं, दैट इज माई गारंटी, लेकिन फॉलो मुझे ही करना पड़ेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। मेरे से जो मैंने आपको तरीका बताया वो आपको फॉलो करते जाना है, 70-80 नंबर दिला दूंगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। आई बस सुने। अब आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। सलोनी बेटा आपने कुछ सवाल पूछना चाहा था उस समय 1 to 140, आई होप आपको सलोनी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा बेटा। गुड। और कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सिलेबस को लेकर कोई डाउट है आपके मन में, या कोई क्वेश्चन फाइनल को लेकर आपके मन में डाउट है तो वो पूछ सकते हैं आप। नहीं है तो थोड़ा एक तो पहले बताएं, जगे हुए हो या सोए सोए पढ़ रहे हो? सोते हुए तो नहीं पढ़ रहे? नो सर, जब तो बेटा ऐसे डीएक्टिवेटेड मोड में लग रहे हो ना, तो ऐसे चेहरे पे हंसी आनी चाहिए, थोड़ी सी मुस्कुराहट रहनी चाहिए, आंखें मलते। अब सर्दियां और आ गई तो सर्दियों में बड़ी समस्या रहती है। आधे बच्चे तो जो है रजाई में अंदर घुसे रहते हैं, आधे ऊपर रख लेते हैं टैबलेट या मोबाइल या कंप्यूटर,
या लैपटॉप अपना, और धीरे 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 स्लो मोशन में रजाई के अंदर घुसते जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद पता चलता है लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल ऊपर पड़ा हुआ है और बंदा अंदर रजाई में सो रहा है। तो ऐसे तो नहीं कर रखा ना, वरना पता चला जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में आप भी रजाई के अंदर ही रह गए, मतलब फेल ही हो गए। तो ऐसा मत कर लेना, ठीक है ना। और अभी हम लोग चालू करने वाले हैं डायरेक्टर से। ये डायरेक्टर्स के रहे नोट्स, और नोट्स की जरूरत मुझे तो जनरली कम ही पड़ती है, आप लोगों को पड़ेगी, तो आप लोग जरा इसका अच्छे से यूज कीजिएगा। आइए, अब क्या है डायरेक्टर्स पहले बात करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि जो कॉर्पोरेट लॉ है हमारा, उस कॉर्पोरेट लॉ में हम लोगों को कंपनीज एक्ट पढ़ना है। कॉर्पोरेट लॉ में कंपनीज एक्ट नहीं, दो पढ़ने हैं, एक तो कंपनीज एक्ट और एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो कंपनीज एक्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे 2013, ठीक है। कॉर्पोरेट लॉ में जैसा मैंने आपको कहा 1 to 148 तो आप पढ़कर आ चुके। तो इसका मतलब मुझे आपको कम से कम ये तो नहीं बताना कंपनी क्या होती है, तो सबको पता है कंपनी क्या होती है, तो सबको पता है। तो हम उसके बाहर जाते हैं, जरा हम चलेंगे 149 to 470, और इसको हमने स्प्लिट कर दिया बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स में, ठीक है ना। ये बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स में हम लोगों ने इसको स्प्लिट कर दिया है। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स कैसे हैं जरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी तो मैं थोड़ा सा ही बता देता हूं। हाल फिलहाल हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सेक्शन नंबर 149 से लेके और 205 तक। ये हमारा पहला सेगमेंट है, ठीक है बेटा। और इस सेगमेंट में आपको पढ़ने हैं शुरू के 3 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 विच इज डायरेक्टर्स, ठीक है। इसमें आपको कौन सी सेक्शंस पढ़नी है? 149 to 205, एक्सेप्ट, मैं ऐसे लिखता हूं डिटेल में तो थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। 149 to 172, फिर पढ़ोगे 176 से लेके और 185 तक, फिर पढ़ोगे 188 से लेकर 205 तक। दूसरा चैप्टर आप पढ़ोगे बोर्ड मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स, ठीक है बेटा। बोर्ड मीटिंग्स में आप देखो यहां पे 172 के बाद में मैंने छोड़ा हुआ था 173 से 175, ठीक है ना। 149 to 172, 173 से 175 यहां, वापस 176 से 185, और फिर एक आता है इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स। तो ध्यान से देखो, यहां पे मैंने 186 एंड 187 छोड़ा हुआ था, बस 3 चैप्टर्स हैं। आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें चैप्टर नंबर 1 ये रहेगा, चैप्टर नंबर 2 ये है, और चैप्टर नंबर 3 ये है। अब सवाल है आपने ऐसा क्यों करा, ये बीच में से बंच निकाल कर यहां क्यों डाल दिया, अलग क्यों कर दिया? वहीं चलने देते, एक ही फ्लो में बन जाता। ये आपको थोड़ा बाद में समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग डायरेक्टर्स वाला चालू करेंगे। मुझे बताएं डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताएं डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है। आप में से शायद कुछ बच्चे मेरिट होल्डर भी हैं। कौन है मेरिट होल्डर, जरा बताएंगे क्या? मुझे ऐसा बताया गया है कि आप में से कुछ बच्चे मेरिट होल्डर भी हैं। तो आप में से किन किन बच्चों की मेरिट आई थी? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो एक तो सलोनी की आई थी, और इसके अलावा बेटा किसकी मेरिट आई थी? चंचल। अरे वाह, चंचल को तो मैंने पढ़ाया हुआ है, इंटर में ऑडिट पढ़ी थी इसने मेरे से, आई तो ये 3-4 दिन ही थी। रिया, वेरी गुड। चंचल बेटा मैंने सही पहचाना ना आपको? आप थे ना इंटर में ऑडिट में? यस सर। है यस सर, मैं थी वो। बेटा बहुत ही धीरे आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है सोते सोते। हाँ सर थी तो सही, अभी तो मेरे को नींद आ रही है, अभी तो मेरे को चाय पीने का मन कर रहा है। सर हमें भी पढ़ाया था सर, हमें भी। सर आप बेटा आप लोग कहाँ थे? अच्छा, आप ऑनलाइन लेते थे क्लास? अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी क्लास में तो मेरे को जहां तक ध्यान था लास्ट बिल्कुल एंड में मेरा चालू हुआ था ऑडिट, तो आप लोग 2-3 ही बच्चे आया करते थे फेस टू फेस। तो हमें आपकी तारीफ भी करी थी पुनीत सर से। अरे थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
मैं भी सर। अच्छा, तो तुम लोग ऑनलाइन थे बेटा सिद्धांत? अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, तो फिर तो अपन लोगों का इंटरेक्शन हो चुका है। ऑफलाइन था। हाँ, सिद्धांत सिद्धांत आता था, 3 बच्चे आते थे, तो उसमें से मुझे एक तो सिद्धांत का मेरे को शक्ल याद नहीं आ रही है। चलो कोई नहीं, तो आ जाओ फिर। तुम लोग ऑफलाइन क्यों पढ़ रहे हो बेटा? ऑनलाइन आओ ना, फिर तो मजा आएगा, पढ़ेंगे सामने फेस टू फेस तो और मजा आएगा। मोनिका, आप भी थे बेटा? आप ऑनलाइन थे? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो तुम तो बेटा फिर आओ ऑफलाइन, तो और मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया। मैं थी ऑन ऑफलाइन। अच्छा, आप ऑफलाइन थे क्या? ऑनलाइन थे, ओके ओके। सर हम आ रहे थे, अखिलेश सर बोले कि आज मत आओ। अरे, अखिलेश सर ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, हमसे मिलने आ रहे थे हैं। अखिलेश सर से नहीं मिले तो क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, तो बनाओ प्रोग्राम, ठीक है ना। क्लास को फेस टू फेस लो, मैं बात करता हूं पुनीत सर से, मजा आएगा फेस टू फेस पढ़ने का। कल आते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल आओ। फेस टू फेस पढ़ने का अपना एक अलग ही मजा होता है। खैर, तो अभी हम लोग चालू करने वाले हैं डायरेक्टर से। बेटा आप मुझे पहले बताएं डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है। चलो थोड़ा सा पहले मैं बताता हूं, फिर हम लोग चलेंगे आपके पास में, आपसे पूछेंगे। देखो बेटा, डायरेक्टर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं और क्यों होते हैं, ये सवाल का जवाब हम डिस्कशन करेंगे, फिर मूव करेंगे हम लोग लॉ पे। कंपनीज एक्ट एक बहुत बड़ा भयंकर फेमस केस लॉ है, डीन ऑफ कोयल माइनिंग कंपनी। डीन ऑफ कोयल माइनिंग कंपनी का बहुत ही फेमस केस लॉ है, ठीक है ना। 1872 का है, लेकिन है पुराना, लेकिन बहुत रेलेवेंट केस लॉ है। डीन ऑफ कोयल माइनिंग कंपनी 1872। क्या बोला इन्होंने, डायरेक्टर्स का मतलब क्या है? डायरेक्टर्स मींस, बहुत अच्छा केस लॉ और बड़ी अच्छी चीज इन्होंने बताई। डायरेक्टर मींस एनी पर्सन, डायरेक्टर मींस एनी पर्सन हु इज वर्किंग एज डायरेक्टर, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, और हु परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ डायरेक्टर। मुझे ये डेफिनेशन बहुत अच्छी लगती है। क्या उन्होंने बोला कि आप फंक्शंस ऑफ डायरेक्टर, उन्होंने बोला, इसके बाद एक लाइन और है जो मैं 2 मिनट बाद लिखूंगा। उन्होंने कहा कि इससे किसी व्यक्ति को आपने डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया से वो डायरेक्टर नहीं बनता है। यानी मैंने किसी व्यक्ति को, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिद्धांत को, कंपनी, मेरी कंपनी है डीजी लिमिटेड, और मैंने सिद्धांत को क्या बना दिया, उस कंपनी में डायरेक्टर बना दिया कि सिद्धांत विल बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, राइट। अब वो तो डायरेक्टर की पोजीशन पर बैठा है, अपॉइंट उसको एज अ डायरेक्टर किया गया है, तो वो तो डायरेक्टर है ही। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कंपनीज में ऐसे होते हैं जो डायरेक्टर नहीं है, वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं, बट उनके फंक्शंस जो है, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है कंपनी में, वो डायरेक्टर से कम भी नहीं है। की इंप्लॉयज होते हैं, सो दे पार्टिसिपेट इन द बोर्ड मीटिंग, दे टेक ऑल द नेसेसरी डिसीजंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब उस बंदे को इंप्लॉय बोलने से क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल सलोनी कंपनी में एक इंप्लॉय है, शी इज सिंपली एन इंप्लॉय, नॉट अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बट इसका इन्वॉल्वमेंट कंपनी में बहुत है। अब चूंकि कंपनी में इन्वॉल्वमेंट बहुत है, इन द सेंस जब भी बोर्ड मीटिंग होती है तो शी यूज्ड टू बी देयर, जब भी कंपनी में कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है शी यूज्ड टू बी देयर, जब भी कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैनेजमेंट आल्सो कंसल्ट विद हर। सो ऐसे केस में ऐसे बंदे को, ऐसे पर्सन को खाली इंप्लॉय बोलना तो बेवकूफी हो जाएगी ना यार। तो डीन ऑफ कोयल माइनिंग कंपनी के अंदर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा हर वो व्यक्ति डायरेक्टर है जो कि डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा है। असल में ये केस लो आया क्यों, एक कंपनी में कोई हादसा हो गया। अब चूंकि हादसा अगर कोई होता है तो उसके लिए डायरेक्टर्स को जिम्मेदार बनाया जाता है। तो कंपनी में उस समय 6 डायरेक्टर्स थे, उन 6 डायरेक्टर के ऊपर जो है केस चला, उन्हें सजा मिली। उनमें से एक डायरेक्टर बोला कि सर हम 6 को तो आपने सजा दे दी, बहुत अच्छा करा, हम लोग सजा के लायक भी हैं, पर इन 3 इंप्लॉइज को भी पकड़ो। तो कोर्ट ने कहा भाई ये तीनों डायरेक्टर थोड़ी ना, ये तो इंप्लॉइज हैं, ये तो तुम्हारे कहने पर काम करते थे, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी है। तो वो इंप्लॉय बोला कि सर आप जिनको इंप्लॉय बोल रहे हो ये नाम के इंप्लॉय हैं, काम तो ये कंपनी में डायरेक्टर से ज्यादा करते हैं, डायरेक्टर के जैसे काम करते हैं, इंपॉर्टेंस तो इनकी कंपनी में डायरेक्टर के जैसी है, तो काय के इंप्लॉय। कोर्ट को ये बात यहां दिमाग में सेट हो गई, बोले यार बात तो सही कह रहा है बंदा, 6 लोग तो कंपनी में डायरेक्टर के हैं ही, नाम से डायरेक्टर हैं, ये 3 लोग जब डायरेक्टर वाले फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डायरेक्टर वाली लेनी पड़ेगी ना। कोर्ट ने उन तीनों को उठा के भी क्या मान लिया, डायरेक्टर मान लिया। तो कोर्ट ये कहता है कि नाम किसका क्या है, यानी कौन किस पोजीशन पर बैठा है,
ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उस पर्सन को डायरेक्टर माना जाए who is working as a director, who performs functions of the director, right? अब आगे देखो क्या बोला, by whatever name called, by whatever name called। इसका मतलब आप उसे किस नाम से बुलाते हैं, आप उसे डायरेक्टर के नाम से बुलाते हैं, आप उसे एम्प्लॉय के नाम से बुलाते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसे क्या मानेंगे, कंपनी का डायरेक्टर ही मानेंगे, क्योंकि वो कंपनी का डायरेक्टर है। तो पहली चीज तो हमें यहां पर ये समझनी है कि डायरेक्टर किसको बोला जाएगा, कोई भी पर्सन जो डायरेक्टर के फंक्शंस परफॉर्म करता हो वो डायरेक्टर है। बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, यानी अगर आप उसे डायरेक्टर के तौर पे ही बुलाते हैं तो बहुत अच्छी बात, आपने उसको बकायदा एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करा हुआ है, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आपने उसको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करा हुआ, लेकिन फिर भी वो काम डायरेक्टर वाले कर रहा है, तो उस केस में आपको उसे भी डायरेक्टर मानना है, एक चीज, राइट। अच्छा, अब सवाल आता है वाई कंपनी नीड्स डायरेक्टर, वाई कंपनी नीड्स डायरेक्टर, कंपनी को डायरेक्टर चाहिए ही क्यों, बिल्कुल चाहिए। आप लोगों ने इंटर में एक चीज पढ़ी, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इस सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि दैट इज इट्स एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जबकि ऐसा बाकी जगह नहीं होता। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, बाकी जगह ऐसा नहीं होता। फर्म है, एओपी है, बीओआई है, एचयूएफ है, इंडिविजुअल है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, इन सब में उस एंटिटी का जो एग्जिस्टेंस है उसके मेंबर्स या जो भी उसके जो ओनर्स होते हैं उनसे आता है। कंपनी का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, कंपनी और मेंबर्स का आपस में कोई लेना देना नहीं, बस इतना सा है कि मेंबर्स ने पैसा लगाया है तो वो कंपनी अपनी लायबिलिटी मान रही है, वो कह रही है तुमसे पैसा लिया है तो तुमको वापस करेंगे, तब तक हम लोग इसको अपनी लायबिलिटी में दिखाएंगे और इसके बदले में तुमको डिविडेंड देंगे, वोटिंग राइट देंगे। तो कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, कंपनी के मेंबर सेपरेट है। अब कंपनी कहती है कि हम चूंकि सेपरेट एंटिटी हैं तो जो भी होगा हमारे नाम से होगा, यानी कंपनी को कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, कुछ भी करना है, मतलब लिटरली कुछ भी करना है, ठीक है, तो वो सारा राइट किसके पास रहेगा, कंपनी के पास। लेकिन कंपनी के तो आंख नाक कान नहीं होते, तो टू रन द कंपनी, राइट, कंपनी इज हैविंग सेपरेट एग्जिस्टेंस, हेंस whatever a normal person can do, ठीक है, कंपनी कैन ऑल्सो डू। दैट इज टू से इट कैन एक्वायर, ये तो आप पढ़कर आ चुके, इट कैन एक्वायर एसेट्स, इट कैन एक्वायर इट कैन इनकर लाइबिलिटीज, मैं अभी यही लिख देता हूं, राइट। इट कैन डू परचेज और एक्सपेंसेस, इट कैन अर्न इनकम, सब कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, कंपनी करी सब अपने दैट टू बाय its own name, but the question is by its own name, question is करोगे कैसे, तुम्हारे आंख नाक कान तो है नहीं, दिखाई तुमको देता नहीं, सुनाई तुमको देता नहीं, हाथ तुम्हारे है नहीं, पांव तुम्हारे है नहीं, दिमाग तुम्हारे पास है नहीं, और बोल रहे हो सब हम कर लेंगे, तो कैसे करोगे भाई, कैसे कैसे। सो टू एक्सरसाइज all this power, company need someone to represent it, खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको चाहिए ना कोई तो चाहिए रहेगा ना, तो वो कौन होता है, वो होते हैं डायरेक्टर्स बोल लूं, बोर्ड बोल लूं,
या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल लूं? बेटा एक ही बात होती है, तीनों का मतलब एक ही होता है। डायरेक्टर्स बोलूं, बोर्ड बोलूं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलूं? तो दैट इज वाई अ कंपनी नीड डायरेक्टर्स। ये पहला रीजन है क्यों कंपनी को डायरेक्टर्स चाहिए। हाँ, दूसरा मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, यहां पे वो मैंने यहीं पे लिख दिया बेसिकली, कंपनीज ओनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। शेयर होल्डर होना और मैनेजमेंट होना ये अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। क्यों? अब दूसरा रीजन समझो, ये रीजन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी में देखो, नॉर्मल किसी भी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो आप मुझे जवाब दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप जवाब मुझे देते रहेंगे तो, ठीक है ना। सारे बच्चे दे तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि सिर्फ मेरिट होल्डर बच्चे ही जवाब देते रहें, सब बच्चों को जवाब देना है। और ये बात आप अच्छे से याद रखें, जब तक आप जवाब नहीं देते हो ना, तब तक आपकी क्रिएटिविटी बाहर नहीं आएगी, राइट। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू सिक्योर मेरिट इन सीएमए फाइनल। जैसे आप लोगों ने सीएमए इंटर में लिया, वैसे सीएमए फाइनल में भी आए और आप लोग को अच्छा 25-30 लाख का पैकेज मिले, ये मैं चाहता हूं। तो आप थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिएगा। किसी भी बिजनेस को चलाने का जो राइट होता है, किसी भी बिजनेस को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपनी, किसी भी बिजनेस को चलाने का जो राइट है वो किसके पास होना चाहिए? किसी भी बिजनेस को चलाने का राइट किसके पास होना चाहिए? ओनर्स के पास। बहुत बढ़िया सवाल दिया आपने, जवाब दिया आपने, यश, रिया, विदित, सबने दिया, बहुत वेरी गुड, वेरी नाइस। चला, तो कंपनी को चलाने का राइट भी किसके पास होना चाहिए? टेक्निकली ओनर्स के पास होना चाहिए। अब कंपनी के ओनर्स कितने होते हैं? कंपनी के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर, लेकिन क्वांटिटी कितनी सारी है? आज पार्टनरशिप फर्म को चलाता कौन है? ओनर्स, पार्टनर्स, क्योंकि दो चार ही है। प्रोप्राइटरी बिजनेस को कौन चलाता है? प्रोप्राइटर, क्योंकि वो अकेला ही है। किसी भी फर्म, किसी भी एओपी बीओआई को कौन चलाता है? उसके ओनर्स। तो टेक्निकली अगर बात करें तो कंपनी को चलाने का जो राइट था वो भी किसके पास होना चाहिए था? ओनर्स के पास होना चाहिए था, यानी शेयर होल्डर के पास। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शेयर होल्डर्स आर ह्यूज इन क्वांटिटी। किसी कंपनी के अंदर, अगर मैं तो बहुत छोटा सा फिगर ले रहा हूं, बहुत छोटा सा फिगर, किसी कंपनी में 1000 शेयर होल्डर है आज के टाइम पे, किसी कंपनी में सिर्फ 1000 शेयर होल्डर है, सुन के ही बड़ा अजीब सा लगता है। रिलायंस के मोर देन 50 लाख शेयर होल्डर्स हैं। तो किसी कंपनी में 1000 शेयर होल्डर हैं, अगर उन लोगों को हम लोग कंपनी चलाने का राइट दे देंगे तो जरा सोचो क्या होगा। एक बार इमेजिन करके देखो कि जब 1000 लोग कंपनी में आ गए, दे वांट लाइक वी विल रन द कंपनी, भाई साहब जो भसड़ मचेगी ना कंपनी के अंदर, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे इंडिया में हर आदमी अपने आप में डेढ़ होशियार, हर आदमी को लगता है कि मैं ही मुकेश अंबानी हूं, एक बार जियो का कमांड मेरे हाथ में देके तो देखो आप, क्या भयंकर वाला मैं चलाऊंगा। हर आदमी को ऐसा लगता है, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। क्या करें, हर आदमी को ऐसा लगता है। आप सोचो वो कोहेस, अरे भाई साहब भसड़ मच जाएगी भयंकर वाली, मतलब पागल कर देंगे ये लोग कंपनी को। हर आदमी को ऐसा लगेगा मैं कर रहा हूं जो सही है। तो दे कांट रन द कंपनी। जस्ट इमेजिन इफ एवरी शेयर होल्डर like enters into the, every shareholder of the Reliance that enters into the Reliance office and he started running the business, what will happen? So that is why we need those people, right? अब जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, we need those people who can run the business, right? We don't need, तो ये जो इतने सारे शेयर होल्डर हैं, ध्यान से सुनना बेटा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, ये आप लोगों ने फाउंडेशन में और इंटर में नहीं सुनी होगी, इसीलिए बोल रहा हूं। आप जब किसी कंपनी में शेयर होल्डर्स है, उनको हमने एक राइट दिया। क्या राइट दिया? कि तुम लोग अपने 4-5 या कुछ भी, जो भी आपको लगता है 8-10 उतने रिप्रेजेंटेटिव यहां पे भेज दो। कि तुम 1000 लोगों को तो हम लोग अलाउ नहीं कर सकते कंपनी रन करने के लिए, सो व्हाई डोंट यू सेंड फ्यू ऑफ लाइक आउट ऑफ फ्यू, या आप कोई से भी 8-10 लोग भेज दो। अब ये जो 8-10 लोग हैं ये कौन होने चाहिए? जो कंपनी के मेंबर्स हैं, या आप लोगों को वो लोग चाहिए जो नॉलेजेबल हो, क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, स्किल्ड हो, हु कैन रन द कंपनी? नेचुरली हमको वही लोग चाहिए जो कि क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है ना, जिनके अंदर नॉलेजेबल हो, वो लोग कंपनी चलाएं। अब अगर ध्यान से सुनिएगा जरा, अब ये लोग अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स में से हैं अवेलेबल, तो बनाओ ना डायरेक्टर्स। किसने बोला बाहर से लेकर आओ? आपकी कंपनी में 1000 शेयर होल्डर है, हमने शेयर होल्डर को बोला सर कंपनी आप लोगों की है, कंपनी चलाने का अधिकार आप ही लोगों का है क्योंकि आप ओनर हो, सो नेचुरली यू हैव दैट राइट, तो प्लीज आप कंपनी को रन कीजिए। अब उनमें से वो तो 1000 लोग तो कह रहे हम तो एक साथ कैसे रन करेंगे, हम अपने 5 लोग भेजते हैं। अगर आपको लगता है आप 1000 में से ऐसे 5 लोग अवेलेबल है, व्हाई डोंट यू सेंड देम? मुकेश अंबानी, he is one of the shareholder of the company and he is the executive. Ratan Tata, he is the shareholder of the company as well as the MD of the company. Anand Mahindra,
ही इज द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एज वेल एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो अगर कंपनी के शेयर होल्डर में ऐसा कोई बंदा है, लेकिन अगर ऐसा कोई बंदा कंपनी के शेयर होल्डर में नहीं है तो फिर बाहर से भी लाना पड़ता है। हाँ, लाना पड़ता है। रिलायंस के अंदर 15 डायरेक्टर्स हैं, 13 डायरेक्टर्स हैं, सॉरी अभी इस समय 13 डायरेक्टर्स हैं, तो 13 के 13 शेयर होल्डर नहीं है, 13 में से 4-5 शेयर होल्डर हैं, बाकी सारे शेयर होल्डर नहीं है। तो कंपनी के शेयर होल्डर को हमने चॉइस दिया दैट यू सेलेक्ट फ्यू पीपल, सेंड देम इनटू द कंपनी, दे विल रन द कंपनी एज ऑन योर बिहाफ। कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी को शेयर होल्डर के बिहाफ पे चलाता है। ये जो मैनेजमेंट के लोग हैं ये शेयर होल्डर में से भी हो सकते हैं, सारे के सारे बाहर से भी हो सकते हैं, कुछ शेयर होल्डर्स में से और कुछ बाहर से भी हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सैलरी मिलता है बदले में आपको 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट, सेक्शन 197 शेड्यूल 5 दैट अलाउज अ प्रॉफिट ऑफ 11 अ शेयर ऑफ 11% प्रॉफिट टू द डायरेक्टर। सैलरी तो देना पड़ेगा ना, दे आर रनिंग कंपनी ऑन योर बिहाफ। सी, सो दैट इज व्हाई द कंपनीज मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपनीज ओनरशिप एंड दैट इज व्हाई वी नीड फ्यू पीपल। तीसरा, ये थोड़ा सा हमने ऐसे ही आपको बता दिया, कुछ काम का नहीं है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर तो लाने पड़ेंगे। भाई कहां लिखा हुआ है? लिखा हुआ है बेटा सेक्शन नंबर 149 में लिखा हुआ है कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने ही चाहिए, ऐसा कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 149 के अंदर, राइट। अभी जस्ट मैं आपको पढ़ाने जा ही रहा हूं। सेक्शन 1 क्या है देखो, यहीं से शुरुआत होती है सेक्शन 149 की, और सेक्शन 149 कहता है एवरी कंपनी, सी क्या वर्ड लिखा है बेटा, एवरी कंपनी। एवरी कंपनी का मतलब कोई एग्जाम्पशन नहीं है। कंपनी पब्लिक हो, प्राइवेट हो, ओपीसी हो, स्मॉल हो, डोरमेंट हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड कंपनी हो, या फिर सब्सिडरी कंपनी हो, होल्डिंग कंपनी हो, कोई सी भी कंपनी हो, एवरी कंपनी। देखो बेटा क्या लिखा है कि शेल, यही तो चीजें पढ़ने की होती है फाइनल में। एवरी कंपनी शेल, शेल मतलब कंपलसरी है। एवरी कंपनी शेल हैव एट लीस्ट, अब पब्लिक, प्राइवेट एंड ओपीसी, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, ठीक है, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एंड एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। क्या ना, ओपीसी में सिंगल ही मेंबर रहता है, वो अकेले ही मेंबर है, वो ही डायरेक्टर रहता है, वही सब कुछ है। Why you need 2 directors, but in the public company you need at least 3 directors, at least 2। एक और चीज बताओ, क्या तुम लोग को इंटर में पढ़ा होगा वैसे, कंपनी के बेटा 3 ही टाइप होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी। है ना, यहाँ पी लेना खुद के अच्छे से। क्या अगर तुमने ये अभी तक पढ़ा है या सुना है या समझा है, कंपनी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, सेक्शन 8, गवर्नमेंट एंड ऑल। ये नहीं होते। जब रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे ना आरओसी के पास में, तो आरओसी में रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना रहता है, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी। ये जो आपने पढ़ा ना, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी, स्मॉल, डोरमेंट, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये टाइप नहीं होते हैं, ये नेचर ऑफ कंपनी होता है। ओके, a public company can be a government company as well as a private company can be a government company. Section 8 company can be a public company or private. That is not a small company। क्या है small company? turnover and capital से डिसाइड होता है। तो टाइप की जब बात की जाएगी, काइंड्स की बात की जाएगी, तो 3 ही काइंड होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी। समझ गए ना, इसको रट लेना। और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स रख सकते हो, ऐसा भी नहीं कि पूरी बारात ही बिठा दी, मैक्सिमम 15 15 15। तो किसी भी कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने जरूरी है अगर कंपनी पब्लिक है, 2 होने जरूरी है अगर प्राइवेट है, और 1 होना जरूरी है अगर ओपीसी है। मैक्सिमम डायरेक्टर्स आप कितने रखेंगे? 15 डायरेक्टर रखेंगे। अगर मैं मेरी कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर रखना चाहता हूं तो उसका भी प्रावधान है, लेकिन उसके बारे में हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। आज आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ लिया, तो पहले लेक्चर में इतना सारा पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो आज थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। जो मैंने आपको बताया वो ये सारा आप देख कर आइएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अच्छा, अब मैं आपको एक काम की बात बताता हूं। नोट्स तो मैं आपको दूंगा ही, मैं पहले ही कह चुका हूं, नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आता, मतलब कुछ भी, एक सिंगल क्वेश्चन भी उसके बाहर नहीं आएगा। मतलब पेपर में आपको एक वर्ड भी ऐसा नहीं मिलेगा जो नोट्स के बाहर है। पेपर में एक क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा इन क्वेश्चन के बाहर है।
अब एग्जाम से एक दिन पहले क्विक रिवीजन करना है तो क्या, तो बेटा जो ये लिख रहा हूं ना, ये लिख रहा हूं, ये नोट डाउन कर लेना आप। भाई साहब ये जो कॉपी भरेगी ना, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, इस कॉपी के बाहर कुछ मत करना, और ये पूरी कॉपी भर जाएगी आपकी, 250 पेज की, 300 पेज की पूरी कॉपी भर जाएगी, फुल भर जाएगी। डायग्राम चार्ट नोट्स, डायग्राम चार्ट नोट्स। रात को पढ़ने बैठना, 6 घंटे में पूरी लॉ रिवाइज करा दूंगा, मतलब पूरी लॉ रिवाइज हो जाएगी आपकी, पूरी लॉ। ये जो नोट्स बना रहा हूं ना, ये जो मैं ये, लेकिन प्रॉब्लम क्या ना, आप लोग यहां पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको हाथ से अभी तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन हाथ से नोट डाउन करना बेटा। अपने हाथ से लिखा हुआ जो होता है ना, उसको पढ़ने में जो मजा आता है ना, और टाइम लगता है आधा। आप हो सकता है इसका, हम तो पीडीएफ बनाकर भेज देंगे, आप फोटो खींच के या फिर आप बाद में प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से लिखा हुआ जो होता है ना, उसका अलग मजा होता है। अपने हाथ से लिखा हुआ आप पढ़ने बैठोगे ना डे बिफोर एग्जाम, मतलब आपको, लोगों को टाइम कम पड़ता है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा। नोट्स के बाहर जो लिख रहा हूं, उसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी, ठीक है ना। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और एक कॉपी बना लो फटाफट से 300 पेज की। उस कॉपी में ये नोट डाउन हो जाना चाहिए आज के आज, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।